तो जैसा कि कुलम्स लॉ के लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुलम्स लॉ को स्टडी किया था और एक दो क्वेश्चन हमने उस पर कराया था आपको। तो इस वीडियो लेक्चर में कुलम्स लॉ की प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम के सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो कुलम्स लॉ का प्रॉब्लम एक वीडियो लेक्चर में नहीं होने वाला है, कम से कम हम लोग 2 से 3 वीडियो लेक्चर में कुलम्स लॉ के प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हेडिंग आप ये दीजिए कि प्रॉब्लम्स ऑन कुलम्स लॉ, प्रॉब्लम्स ऑन कुलम्स लॉ, प्रॉब्लम्स ऑन कुलम्स लॉ, इसको पार्ट 1 कर दीजिए। ठीक है, फिर अगले क्लास में पार्ट 2 में और फिर पार्ट 3 में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कुलम्स लॉ के प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए थोड़ा वेक्टर के अप्रोच की हम लोग को जरूरत है। समझ में आई बात? खास करके वेक्टर के एडिशन का कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे यूज करना होगा और जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला आता है उससे कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं ताकि इलेक्ट्रोस्टैट में जब कुलम्स लॉ के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें तो वहां पर लेंदी मेथड ना हो। क्लियर है? जैसे सबसे पहला ट्रिक मेरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। सब लोग जानते हैं इस चीज को वेक्टर से। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ज्यादा थ्योरी इसमें नहीं देंगे, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ। मान लीजिए आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है और उससे रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के टेल को एक कॉमन पॉइंट पे लेते हैं। ए और बी दोनों के टेल को एक कॉमन पॉइंट पे लिया, ये ए वेक्टर और उसके टेल पर हमने बी वेक्टर को लिया। चलिए क्लियर है? दोनों के टेल को एक कॉमन पॉइंट पे लिया और दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इसके पैरेलल और लेंथ में इक्वल, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और इसके पैरेलल और लेंथ में इक्वल यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। यू विल गेट अ पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। चलिए, दिस इज द पैरेललोग्राम। क्लियर है? इसके पैरेलल और लेंथ में ये इक्वल है और इसके पैरेलल और लेंथ में ये इक्वल है। क्लियर है? अब रिजल्टेंट की बात आती है तो ए और बी का टेल जिस पॉइंट पर है रिजल्टेंट का टेल भी वहीं पर होगा और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर रिजल्टेंट का हेड होगा। डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर रिजल्टेंट का हेड होगा। ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये आपका आर वेक्टर हो गया। क्लियर है? तो बस यही आपका पैरेललोग्राम लॉ है। यहाँ पर कोई लैंग्वेज नोट्स देने की जरूरत नहीं है, कोई 11th को अभी हम नहीं डील कर रहे हैं। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा? तो अगर मान लिया जाए कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा के बराबर है ना, यानी थीटा इज इक्वल टू एंगल, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 11th में इसका फॉर्मूला प्रूफ किया जाता है। आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ये आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैट के प्रॉब्लम में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर है? क्योंकि वहां पर भी किसी चार्ज पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा और आप जानते हैं कि फोर्स वेक्टर है और आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा और ये डायग्राम आपको प्लॉट करना होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए, नोट नंबर फर्स्ट, अगर मान लो जिन 2 वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और मान लेते हैं कि दोनों के कॉमन मैग्नीट्यूड को m, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ और दोनों के कॉमन मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया m। तो देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा और उसको हम लोग एक ट्रिक बना लेंगे। तो R इज इक्वल टू
अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m इंटू एम यानी 2m स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और ये बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, यहां पे भी 2m स्क्वायर है, कॉमन निकाल लीजिए, 2m स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। और एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी अंडर रूट 2m स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इन दोनों का रूट 2 दूनी 4 का रूट 2, और m स्क्वायर का रूट m, और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, यानी 2m कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हर प्रॉब्लम में अगर आप इसको यूज कीजिएगा, लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो लंबा हो जाएगा ये। आप डायरेक्ट इसको यूज करना 2m इंटू कॉस थीटा बाई 2, बट इसको यूज करने के समय ये याद रखना कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्मूला ही, मेन जो फॉर्मूला है वही आपको यूज करना होगा। क्लियर है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इस पहले पॉइंट में, पहले नोट में आपने क्या देखा, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का लिए हम लोग, ये ए वेक्टर, इसके टेल पर बी वेक्टर लिया, आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये पैरेललोग्राम हुआ, रिजल्टेंट का टेल भी इसी पॉइंट पर होगा और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर हेड होगा, ये आपका आर वेक्टर। ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका भी m ले लिया और इसका भी m ले लिया, और इस केस में आपने प्रूफ किया a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब, है ना, यानी इफ a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सेम है, कॉमन मैग्नीट्यूड की वैल्यू m के बराबर है, तो आपने प्रूफ किया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2m इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2m इंटू कॉस थीटा बाई 2। इज दैट क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। एक और बात है, यहां पर ए और बी के बीच का टोटल एंगल थीटा था, थीटा ए और बी के बीच का एंगल था, थीटा जो यहां पर अपियर हुआ है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। समझ गए। अगर दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो ये रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बट ए और बी इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिजल्टेंट विल bisect the resultant will bisect the angle, the resultant will bisect the angle between a vector और b vector। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और a और b के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आपका ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा और आपका ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर। चलिए ये पहला पॉइंट आपसे गया। अब हम इलेक्ट्रोस्टैट का एक प्रॉब्लम इस पे अप्लाई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एबीसी ट्रायंगल है, इस पे भी क्यू चार्ज आपने रखा, इस पे भी आपने क्यू चार्ज रखा और यहां भी आपने क्यू चार्ज रखा, और ट्रायंगल का साइड ए के बराबर है ना। तो 3 इक्वल चार्ज ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर रखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किसी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। क्वेश्चन है कि किसी एक चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। क्वेश्चन इतना ही लिख देते हैं, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स
कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पर, किसी एक चार्ज पर, ड्यू टू रेस्ट टू, ड्यू टू रेस्ट टू, रेस्ट टू का मतलब क्या हुआ कि रेस्ट टू, सॉरी रेस्ट टू, किसी एक पे लगाना है तो लगाने वाला बाकी दो होगा, क्योंकि इसकी लोकेलिटी में यहां पे एक चार्ज है और यहां पे एक चार्ज है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या रहा है कि किसी एक पर बाकी दोनों के द्वारा रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। तो किसी एक को हम लोग चुन लेते हैं, बी को, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि बी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। समझ में आई बात? लेट अस कैलकुलेट, let us calculate, let us calculate the resultant force, let us calculate the resultant force on B, let us calculate the resultant force on B। हम ये निकाल लेते हैं कि B पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। क्लियर है? तो देखिए B पर दो फोर्स लगेंगे, ड्यू टू C और ड्यू टू A। B पर दो फोर्स लगेगा, एक ड्यू टू C और एक ड्यू टू ए। और कूलम्ब्स लॉ वैलिड है क्योंकि ऑल दी चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। क्लियर है? हमने पहले कह दिया था कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना। तो आइए हम लोग बी पर निकालते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। चलिए एक और बात, जिस ऑब्जेक्ट पे आपको फोर्स लगाना होता है, फोर्स का टेल उसी ऑब्जेक्ट पे रखना होता है। समझ में आई बात? चलिए दोनों केस में टेल हम बी पर रखेंगे। चलिए पहले सी के द्वारा बी पर आप फोर्स को एक्सर्ट करें, तो दोनों पॉइंट को पहले मिला देना एक स्ट्रेट लाइन से। टेल को रखा बी पर, सी पे भी पॉजिटिव चार्ज है और बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। रिपल्शन का मतलब होगा कि बी पर जो फोर्स लगेगा सी के वजह से वो सी से अवे लगेगा, सी से अवे, चूंकि सी बी को पुश करेगा यानी रिपेल करेगा। तो बी पर टेल को रखना, बी पर टेल को रखना, और एरो का जो हेड होगा वो सी से अवे, मतलब सीबी को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दीजिएगा। क्लियर है? ये हो गया बी पर लगने वाला फोर्स सी के द्वारा, यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। आपको फील आएगा कि सी बी को रिपेल कर रहा है। बात फॉलो किए? पुश कर रहा है। इन द सेम वे थोड़ा सा बी को हम यहां पे लिख देते हैं और बी पर के चार्ज को हम यहां पे लिख देते हैं। चलिए आइए, अब आइए सेकंड फोर्स बी पर ए के द्वारा। तो पहले तो दोनों पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, टेल को बी पर रखो और ए पर भी पॉजिटिव और बी पर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। क्लियर है? तो टेल को बी पर रख करके और एरो हेड ए से अवे, मतलब ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, ए बी को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। ये मैंने किसको प्रोड्यूस किया? ए बी को। और ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी अपने इस बी पर ये दो फोर्स लगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस। तो उसके लिए पहले इन दोनों फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। आप यहां पर लिख, अच्छा एक और काम कर सकते हैं आप, आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार लिखना होगा, तो उसकी जगह पर आप के लिख दीजिएगा, है ना। स्पेस कम लगेगा और लास्ट में आप के की वैल्यू पुट कर लेना। क्लियर है? तो सबसे पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, यानी सी पर सॉरी ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, पहले बी लिखिए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, चूंकि हमको नेट फोर्स बी पे निकालना है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंबल में लिखा के, ठीक है। बी पर लग रहा है और सी लगा रहा है, तो एक को ले लो Q1 और एक को ले लो Q2, मतलब बी को ले लीजिए Q1 और सी के चार्ज को ले लीजिए Q2, दोनों का मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ Q दैट मीन्स Q, चूंकि Q यहाँ पे पॉजिटिव है, मॉड ऑफ Q दैट इज Q, तो Q इंटू Q ये आपका Q स्क्वायर हो गया, और होल डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, कूलम्ब्स लॉ ने जैसे कहा था दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब a स्क्वायर। क्लियर है?
एक बार लिख देते हैं सिंबल की मीनिंग। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, सी के वजह से। वैसे ही फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी एफ बी ए, यानी एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के मॉड ऑफ क्यू इंटू मॉड ऑफ क्यू। मतलब Q1 Q2 कैसे चुनना है, एक जिस पे लगा और दूसरा जिसने लगाया, तो मॉड ऑफ क्यू क्यू, मॉड ऑफ क्यू क्यू, क्यू इंटू क्यू आपका हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? ये हुआ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है? अब हमको इन्हीं दोनों फोर्स का रिजल्टेंट चाहिए। और अब आप गौर कीजिए कि वेक्टर का जो नोट बताए हम, क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है? आप देख लीजिए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसको अगर m मान लें तो ये भी आपका m के ही बराबर होगा। और अब आप दोनों फोर्स के बीच के एंगल को कंसीडर कर लें, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और अब आप रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो 2m cos थीटा बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू लिखते हैं। देखिए, now the resultant force, now the resultant force on B, now the resultant force on B, यानी F resultant बराबर आप यूज करोगे 2m इंटू cos थीटा बाई 2, है ना। m कॉमन मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई एक ले लीजिए आप, यानी F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 इंटू m की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री अपॉन 2, एक बार लिख दिया, बराबर 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और cos 30 का वैल्यू √3 बाई 2, √3 अपॉन 2। क्लियर है? 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और यहां पर बच गया √3 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब आप के की वैल्यू भी डाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो √3 के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ए स्क्वायर। ये बी पर लगने वाला आपका रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। वेक्टर का वो इजी कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, सवाल आपका इजीली क्रैक हुआ। क्लियर है? अब आपको ये भी होता होगा कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए वो भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं फिगर में। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट किया, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ वी विश टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो जैसा कि मैंने कहा, पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। तो देखिए, दोनों फोर्स का टेल बी पॉइंट पर है, तो आप बी पॉइंट पर दोनों फोर्स का टेल है, तो इसके पैरेलल और बराबर यहां से एक लाइन, और इसके पैरेलल और बराबर यहां से लाइन, आपको एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसके पैरेलल और बराबर, और अब इस लाइन के पैरेलल और बराबर यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा था, दो वेक्टर का अगर टेल कॉमन पॉइंट पर हो और दोनों की मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो, तो रिजल्टेंट का टेल यहां पर होगा, हेड डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर लेंगे, और वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तब
ठीक है, तो पहले तो टेल को यहां पे रखा और डायगनली अपोजिट कॉर्नर पर मैंने हेड को लिया। ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, ये आपका हो गया रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? और क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इस रिजल्टेंट ने दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी आपका 30 डिग्री, एंड दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है? तो उम्मीद है ये सवाल वेक्टर के अप्रोच से आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेक्टर के कॉन्सेप्ट का अप्लाई कीजिएगा, सवाल बहुत इजी वे में आपका बनेगा। क्लियर है? एक सवाल हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस सवाल को हम खुद बनाएंगे। मान लीजिए एक स्क्वायर है, इस बार एक स्क्वायर लेते हैं, है ना। इसके तीनों वर्टिसेस पर मान लीजिए इक्वल चार्जेस हैं, क्यू 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 और क्यू, है ना। स्क्वायर के साइड का नाम आप दे दो ABCD, ABCD। क्लियर है? और स्क्वायर का साइड A के बराबर है, स्क्वायर का साइड A के बराबर है। मत कहने का मतलब 4 पॉइंट चार्जेस Q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A। ये क्वेश्चन हुआ। 4 पॉइंट चार्जेस ईच Q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A, है ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट द resultant force on any one charge, किसी एक को चुन लेना, on any one charge due to rest 3, बचा 3। एक पे लगाइएगा तो लगाने वाला 3 ना हो जाएगा, जैसे इसी पे लगाना है तो ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, तीनों जगह पे चार्ज है, तो ड्यू टू रेस्ट 3, है ना, ड्यू टू रेस्ट 3 आपको किसी एक पर बाकी तीनों के द्वारा रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। आप अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहला क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है?